क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोवर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 11 जुलाई के जो MCQs हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल लाइव आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से क्या अप्रोच आपका होना चाहिए, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए एग्ज़ाम ओवर में MCQ को अटैम्प्ट करते समय। ठीक, इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि सुबह का करंट अफेयर जो 6 बजे आता है हमारे चैनल पर 11 जुलाई का, वो आपने नहीं देखा तो उसको पहले देख लें, फिर उसके बाद अटैम्प्ट करें। अटैम्प्ट करने के बाद आप लोग अटैम्प्ट जब करें तो अब एक पेन और पेपर रखिए, उस पर आप आंसर करते आना, ठीक है। और फिर बताना कितने आपके सही हुए या कितने गलत हुए, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से, ठीक। और उसका PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे आके आप उसको जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़िएगा। हर क्वेश्चन का जो है जो पूछा जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी डिटेल दिया जाता है हमारे द्वारा। और बाकी ये वीडियो देखोगे रोज़ तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भैया किन किन चीज़ों पे आपको एग्ज़ाम में ध्यान, क्योंकि ये चीज़ नहीं कोई बताएगा। कोई भी आपको जो है पचासों करोड़ों जो है MCQ हर जगह से चेपा चापी करके दे सकता है, लेकिन ये तरीका, ये अप्रोच नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये उनको पता ही नहीं है, ना उन्होंने कभी किया है, ना वो कभी उन्होंने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। ठीक, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से क्या चीज़ आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए जब आप एग्जाम आवर में बैठे हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड बर्स्ट। मूसलाधार बारिश के संबंध में सही कदम चुने। तो आपको ध्यान देना है कि करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। कितने स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेन दैट हैपन्स इन ए लॉन्ग पीरियड। सुबह वाला अगर आपने वीडियो देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या स्टेटमेंट पहला वाला सही है कि गलत है। जैसा मैंने आप लोग को कल बताया था कि आप लोग क्या करो, पहले तो ये चेक करो कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, ठीक। उसके बाद आप लोग चेक करो कि हर स्टेटमेंट के आगे आप जो है या तो क्रॉस मार्क करो या फिर टिक मार्क करो, आपने जो पढ़ा है उसके अनुसार। जैसे जैसे श्योर हो तो, अगर श्योर नहीं हो तो ऐसे मार्क कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपने, मान लीजिए आप श्योर है कि हाँ भैया ये गलत है, तो आपने ये मार्क कर लिया, ठीक। अगले स्टेटमेंट में चलो। अब यहाँ पे आप तुरंत एलिमिनेशन मेथड लगा भी सकते हो। एलिमिनेशन मेथड देखो, जो वन वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं छोटे मोटे, या तो वो तो आपको या तो आते हैं या नहीं आते, तो उसमें नहीं लगता एलिमिनेशन मेथड। उसमें तो आपको आएगा तो ठीक है, नहीं तो एलिमिनेशन है सीधे सीधे। यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं UPSC ऐसा पूछता है, उसमें ये थोड़ी सी एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा काम करती है, जो कि आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी जो एग्ज़ाम पार करना है। ये बहुत ही ज़रूरी ट्रिक है, मैं कह रहा हूँ ट्रिक है, और ये समझना सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने क्रॉस कर लिया। अगला क्या है कि एन एज अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन एक्सीड्स 10 सेंटीमीटर पर आवर ओवर ए जोग्राफिकल रीजन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर। आपको मैंने जो सुबह जब वीडियो बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि भैया ये IMD की डेफिनीशन है, ठीक। और मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन जो बनना चाहिए हमने तो बनाया है, हो सकता है वहाँ भी बन जाए। तो डेफिनेशन बिल्कुल हू बहू यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो एलिमिनेशन मेथड की मैं बात कर रहा था। पहले वाला आपको अगर कंफर्म पता है कि नहीं है तो आप वो वाले स्टेटमेंट हटा दो, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा गया जिनमें 1 है, तो A वाला आपका कट जाएगा। 2 वाला आप देख रहे हो कि भैया सब में ही है, तो आपको लगा कि अरे यार ये क्या हुआ है, तो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा था लेकिन तो सब में ही है, तो 2 वाला तो हो ही गया, ठीक। इसके बाद क्या है, क्लाउड बर्स्ट आर बिकमिंग फ्रीक्वेंट नाउ डेज स्पेशली इन साउथ इंडियन हिली रीजन्स, ठीक। दक्षिण भारतीय पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश लगातार हो रहा है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, हिमालयन रीजन में हो रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। मान लीजिए आपने ये फैक्ट ढंग से नहीं भी पढ़ा है, डायरेक्टली नहीं भी पढ़ा है, तब भी आप इसमें चांस ले सकते हो। कहाँ पे चांस लेना है नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। देखो, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए तो कोई चांस नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहा है उनके लिए मैं जो चांस कहाँ क्या 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 बन सकता है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे वाले पे आप चांस ले सकते हो कि ये गलत है, पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है, तो आप जो है यहाँ पर निकाल दोगे ये B और D, ठीक। लेकिन चौथा वाला फिर भी पढ़ो, हो सकता है कोई ट्विस्ट हो एग्जाम ओवर में, कोई भी हम जो है वो नहीं ले सकते, फ्लूक नहीं मार सकते, गैस नहीं कर सकते। वन ऑफ द रीजन फॉर क्लाउड बर्स्ट कैन बी ए ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो आप कैन भी है ना, ठीक, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है जो मैं आपके सामने लाइव यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस पे व्यूज़ अच्छे से देना दोगे, कमेंट करोगे, बताओगे, तो अभी तो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है अगर आप लोग एक टाइम समय पे आओ बताओ, ठीक। कम से कम उसके लिए चाहिए, मैं अब बहुत छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम मुझे चाहिए उसके लिए 1000 लोग, ठीक। अभी आप लोग को हंसी आ रही होगी, सोच रहे होगे कि यार इतने ज़्यादा कैसे, लेकिन ये होगा जिस हिसाब से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, और आप लोग को अगर समझ में आएगा, पसंद आएगा,
तो ज़रूर होगा। तो 1000 लोग ये कहेंगे तो मैं लाइव भी करके बताऊंगा, लेकिन वही प्रोसेस मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तरी मैसेडोनिया के संबंध में सही कथन चुने, या दक्षिण पूर्व जो है आपका यूरोप का एक देश है। ठीक, अगर सुबह वाला वीडियो आपने देखा तो बढ़िया है, नहीं देखा तो ये न्यूज़ में हो तो आप मैप बुक खोल के देखा करो, पढ़ा करो। ठीक, तो देखा करो लोकेशन कहाँ पर है, तो ये साउथ ईस्ट में है, बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसके सामने क्या बनाओगे, टिक बनाओगे। गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1991 एज वन ऑफ द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूगोस्लाविया, बिल्कुल सही लग रहा है तो। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये ठीक है आपका। ठीक है, आप इसके सामने भी टिक बना दोगे। अभी तक जो है 1 और 2 किस में है, ए और बी में है, तो ये दोनों रहेंगे, बाकी सी और डी कट जाएगा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। इट इज़ अ डबल लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। डबल लैंड लॉक कंट्री ये होती है कि अगर कोई कंट्री है उसको जो है दूसरी कंट्री से जुड़ा हुआ, वो भी लैंड लॉक्ड है, वहाँ से पार करके और फिर जो है अगर वो समुद्र का रास्ता उसको मिलता है तब उसको डबल लैंड लॉक बोलते हैं। और दुनिया में इस तरीके की 2 ऐसी कंट्री है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप लोग कंफर्म करके बताइएगा, जो डबल लैंड लॉक्ड है। एक है लिस्टेनस्टीन करके है, और ये खुद में लैंड लॉक्ड है, और फिर उसके बाद ये स्विट्ज़रलैंड से होते हुए, जो कि खुद भी एक लैंड लॉक्ड है, और फिर इसको जो है समुद्र रास्ता कहीं से मिलता है आगे जाकर। तो 2 लैंड लॉक्ड कंट्री से ये सराउंडेड है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, तब उसके बाद ये जाता है, तो इसलिए ये आपका डबल लैंड लॉक कहलाता है। इसके अलावा दूसरा डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, उज्बेकिस्तान है, तो याद रखना। तो यहाँ पर 2 हैं। अगर आपको ये भी फैक्ट पता तब भी आप निकाल लोगे कि नॉर्थ मैसेडोनिया नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना इस क्वेश्चन को तो आपको ये सोचना पड़ेगा, यार ऐसा तो नहीं है कि कुछ रिसेंटली कुछ हुआ हो या फिर इसकी बाउंड्री बढ़ गई हो। तो ज्योग्राफी में तो खैर नहीं बढ़ेगी इतनी तेज़ी से, तो मतलब इतना चेंज नहीं होता तेज़ी से। तो आपको मतलब मैं बता रहा हूँ, जो जो थॉट्स आपके आते हैं, आप क्या सोचते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में आपको मिलने वाला, अगर वो पहले से आपको पता चलता रहे तो ये बढ़िया होगा कि नहीं होगा, खुद बताइए। डज नॉट टचेज इज, तो ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, और तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो आपको समझ में तो आ गया यहाँ पे कि बी आंसर होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चौथा स्टेटमेंट जरूर पढ़ो, क्योंकि जो बिहार वाले हैं उनको तो भैया ई वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर तो उनको पढ़ना ही पड़ता है सारे। तो ये डज नॉट टचेस इट्स बॉर्डर विद बुल्गारिया, अरे बुल्गारिया नहीं तो न्यूज़ में भी था कि यूरोपियन यूनियन में जाने से जुड़ने में इसको मना कर रहा है, और ये इसके पूरब में जो है ईस्ट में रहता है, ये जो बॉर्डर टच करता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल जैसा कि एग्जाम में आपको फेस करना वैसे बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, द एज ऑफ ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाई विच टेक्निक। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की हम लोग मतलब टेक्निक निकालते हैं, भैया कब हुआ था ये, कब ये मतलब एज निकालते हैं, तो क्या मेथड होता है। ठीक, तो आपको मान लीजिए यहाँ पे एग्जामिनर एक बार को कंफ्यूज भी करने की कोशिश करे। ठीक, तो आपके दिमाग में या तो ये आ सकता है कि यार मुझे कार्बन डेटिंग तो पता है, लेकिन हो सकता और भी कोई हो। ठीक, लेकिन कार्बन डेटिंग को वहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको रेडियो कार्बन भी दे सकता है। ठीक, अगर आप वहाँ पर श्योर नहीं है, या फिर आप, मैं कह रहा हूँ पढ़ लिख के तो गए हो वहाँ पे बढ़िया से, लेकिन आप डर जाते हो एग्जाम में, क्योंकि आपने इस तरीके की प्रैक्टिस करी नहीं है। आपने जो है बहुत सारे हो सकता है कि इंस्टीट्यूट के जो है लगाए हों क्वेश्चंस, लेकिन आपने उस पर एनालिसिस नहीं करी, जो गलत हुए कभी देखा नहीं कि क्यों गलत हुए, तो आप यहाँ पर जो है डॉज हो जाओगे वहाँ पर एग्जामिनर द्वारा। रेडियो कार्बन नहीं डेटिंग होती है, बल्कि कार्बन डेटिंग। आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत होएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन में एक कहानी है। ठीक, जिसको आपको समझना है, अपनी मिस्टेक्स को जो है मिनिमाइज करना है एग्जाम जाने से पहले। और ये ध्यान रखना, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, कितना भी आप सोच लो कि जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एकदम 100% सही है, मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होने वाला। तो अगर आप लोग सोचो कि अरे यूपीएससी में तो भाई साहब 100 के भी नीचे जा रही है कट ऑफ, तो मैं एक काम करता हूँ या करती हूँ कि 50 क्वेश्चन कर लूँ 100 में से जीएस पेपर फर्स्ट में, तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा कतई नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, कतई नहीं होने वाला है। आपको कम से कम 70 से लेके 80-85 तक क्वेश्चन करने चाहिए, यही सेफ है। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि ये 50 करके आओगे सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत तगड़ा मिथ है, जिसको जितनी जल्दी आप निकाल दोगे एग्जाम के प्रिपरेशन में उतना बढ़िया रहेगा। ठीक, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड पांडा। इनकरेक्ट पूछा गया है, तो पहली चीज आपने यहाँ पे एक आइडेंटिफाई कर दी, जो क्वेश्चंस में ज़्यादातर होता है कि क्या पूछा गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कर लिया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, लाल पांडा की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। आप ये मान लो आपको नहीं भी पता, तो आपने फिर भी थोड़ा सा ये सोचते हुए कि नहीं बढ़ोतरी तो नहीं हो रही होगी, तो ये जो है आपका
क्रॉस आपने यहाँ पे कर लिया। या आपने बोला कि दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज़ फाउंड इन द सिंगलीला नेशनल पार्क इन त्रिपुरा। आपने सिंगलीला नेशनल पार्क पढ़ा और सीधे कर दिया टिक, तो आपका हो जाएगा गेम वहाँ पे सेट। यहाँ पर त्रिपुरा में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में, मैंने आप लोगों को सुबह पढ़ाया था, बताया था। सिंगलीला में और न्योरा वैली, ये दो जगह पर आपका वेस्ट बंगाल में जो है पाए जाते हैं रेड पांडा। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट भी है गलत। ठीक, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। IUCN स्टेटस इनको मिला हुआ है जो कि वल्नरेबल है। ठीक है ना, वल्नरेबल है, तो यहाँ पर आपको IUCN की स्टेटस भी देखना चाहिए जब कभी कोई जो है स्पेशीज़ न्यूज़ में होती है, तो इससे आपको ये पता चलता है। ठीक है ना, बाकी आप क्वेश्चन लगाते रहो, वही क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए, ये नहीं होता है भाई। कोई अगर कह रहा है कि हमारी जो है यहाँ से ही आ रहा है, तो वो गलत बता रहा है आपको, एक आपकी अप्रोच गलत कर रहा है आपको। जब आपने देखा तो यहाँ से ये सीखना चाहिए कि IUCN स्टेटस मुझे अगली बार देखना है। ठीक, उसको देखो, पढ़ो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले जोड़ देखो, और जो इंडिया के शेड्यूल 1 में हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो भी मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबकी क्या स्टेटस है IUCN, वो देखो लेटेस्ट वाला। तो ये एंडेंजर्ड है, संवेदनशील नहीं, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं है। ठीक है, ये आपका सेकेंड शेड्यूल में आते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मैंने जैसा बताया आपको, नहीं, फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट नहीं, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट यहाँ पे होगा। देखिए ये हमसे भी सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पे डी आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। कौन कौन सी चीज़ें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्पेशीज आती है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, IUCN क्या स्टेटस है, जरूर देखो, कहाँ पाया जाता है, नेशनल पार्क में है, कहाँ पे लोकेशन है, ये सारी चीज़ें करो, तभी तो होगा भाई। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है ना, लेकिन सही तरीका, गाइडेंस, मेंटोरशिप अगर है आपके साथ, तो बहुत आसान किया जा सकता है ये प्रोसेस। इन विच ईयर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कम्स, UPPCS 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वही हमने बना दिया 1986 में। अगला क्वेश्चन है निक्सी, ठीक है ना, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, EPFO वाले जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा था वो जानते हैं, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और इन सब के बारे में जैसे यहाँ पर भी, चलो दिखाई देता हूँ, पाँचवें का आपको आंसर दिखाता हूँ, ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं। देखो हर उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन दिया हो, तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ पे आके आप देख लेना। ठीक, लैंडलॉक क्या होता है, बुल्गारिया से टच करता है, रेड वेड भी करके बताया गया है, ताकि मतलब कंप्लीट चीज़ हो सके। ठीक है ना, आधी अधूरी बात नहीं, पूरा ज्ञान। ठीक है, आधा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है 1986 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया है। ठीक है, तो ये सारे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरीके से सारे जो है आपको याद करना चाहिए। ठीक है, नेशनल जो ट्रिब्यूनल है वो कब आया था, 2010 में। मतलब मैंने इतनी बार पढ़ा है तब मुझे याद हुआ है, तब मैं ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि यार ये एक ही दिन में आपको आ जाएगा। लेकिन मैं आप एक चीज़ तो कर सकता हूँ कि मैं आपको अगर बताता चलूँ, तो क्या आप उसको फॉलो करते हुए नहीं चीज़ें आपको अच्छी होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन आप चाहते हो कि आपको जो है एक ही दिन में सब कुछ आ जाए, एक ही बार में आप 40 घंटे वीडियो देखो और हो जाओ, नहीं होता है भाई। वो एक वीडियो, उनका जो एवरेज जो व्यू है वो 1 मिनट का भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। खाली उस पर क्लिक करके लोग खाली कि अरे इतना लंबा वीडियो देखें, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, उस चक्कर में खाली उस पर व्यूज़ आ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रास रीजन। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया। अब हर स्टेटमेंट के आगे हम लोग टिक क्रॉस करेंगे अपनी नॉलेज के अनुसार। ग्लेशियर जो ड्रास रीजन में है वो डिक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अबाउट 3% ऑफ द टोटल ग्लेशियर एरिया। ठीक, 3% जो है करीबन है ये टोटल ग्लेशियर एरिया। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि जो है अभी ये वाला जो फैक्ट है, सुबह ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था जो है कि ये ड्रास सेक्टर बिल्कुल डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी बताया था, वेहिकुलर एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसकी वजह से। अगला है कि ऑन द NH1 बिटवीन जोजिला पास एंड कारगिल टाउन, ये जो है पड़ता है। तो देखो ये चीज़ मैंने वहाँ पे तो नहीं बताई, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा एडिशन हो जाए। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, ये बैटल ग्राउंड था लद्दाख में ड्यूरिंग द 2000 कारगिल वॉर, तो 1999 था। छोटा सा यहाँ पे खेल खेला गया। लेकिन अगर मैं ये आप लोग को इंश्योर करना चाहता हूँ इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से
कि आपके पहले 2 अगर स्टेटमेंट सही हो गए हैं, आपको पता है कि बिल्कुल सही हैं, तो आप ये देखो कि वो वाले स्टेटमेंट किस में है। ठीक, एक तो सी में है और दूसरा जो है डी में है। ठीक है ना, बाकी तो या इसमें 1 है तो 2 नहीं है, इसमें 2 है तो 1 नहीं है, तो ये वाले स्टेटमेंट तो कट जाएंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, सी और डी में से है। मान लो आपको बाद में ये लग रहा है कि यार पता नहीं 2000 में भी तो चला था कारगिल वॉर, और मतलब वहाँ तक भी हो सकता है क्या है, फिर भी आप याद करो यार। ठीक है ना, ऑपरेशन जो है यहाँ पर 1999 तक चला था। द्रास सेक्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस समय। खैर, तो यहाँ पर आप फिर भी, मैं कहता हूँ नहीं भी आता तब भी आप और ज़रूर लेना, और 2 वाले जो आपके पक्के पुख्ता है तो उसको मान के चलना। ये फैक्ट वाला थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है तो सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। ऐसे केस में मैं नहीं कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा कोई आए तो सी आंख बंद करके मार्क देना, वो कोई भी यहाँ पर जो है उद्देश्य नहीं है आपको इस तरीके से कोई ट्रिक शॉर्टकट, मतलब ऐसी फेक ट्रिक वो सब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बस जो संदर्भ है वो अलग, देखो ये यूनिक होते हैं क्वेश्चन, उसमें संदर्भ अलग होता है। क्या क्या चीज़ें हम फेस करते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोग को। ठीक, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराइए, लोग तक इसको पहुँचाइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब इसमें ये मैं सोचने लगा कि यार ये मैं अकेले ही सीख लूँ, नहीं तो सबको दिखा देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, मैं बस सच्ची बता रहा हूँ। ये जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आप लोग का जो है खुद भी फ़ायदा होने वाला है, ये सच्चाई है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यू चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट पूछा गया रिगार्डिंग डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को मैंने इधर पीछे पढ़ा था, आज फिर से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। डायबिटीज़ टाइप 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, वो सारी चीज़ें। खैर, पहला स्टेटमेंट कहता है कि अग्नाशय को इंसुलिन स्राव जो है आपका, ये मतलब इंसुलिन का सिक्रीशन को कम करने और रक्त में जो है शुगर को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, पेंक्रियाज से भैया इंसुलिन निकलता है, अगर वो प्रॉम्प्ट नहीं होगा तो भाई कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज नहीं होता है इंसुलिन, यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया है गलत और पूछा क्या गया है गलत। तो हम कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन देखेंगे जिसमें कि पहला स्टेटमेंट हो, क्योंकि गलत पूछा गया है। तो बी वाला तो अभी नज़र आ रहा है और डी नज़र आ रहा है, तो ये दोनों तो हमारे गलत हो गए अगर आपको पहला बिल्कुल एकदम पता है तो। और सीताग्लेप्टिन जो है ये एक दवा है डायबिटीज़ की, आपको मैंने बताया था आज, और ये ब्लड शुगर लोअरिंग ड्रग है, लोअर ब्लड शुगर को कम करती है। एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 2 दे रखा है, 2 जो है उसमें, और लेकिन ये सही स्टेटमेंट है तो इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2 सही है और पूछा इनकरेक्ट क्या है। तीसरा क्या है, पैनक्रियाज सीक्रेटेड अल्फा सेल प्लेइंग अ की रोल इन द ग्लूकोज होम्योस्टेटिस बाई सीक्रेटिंग इंसुलिन। तो देखो अल्फा सेल नहीं बल्कि बीटा सेल यहाँ पर सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो है ग्लूकोज होम्योस्टेटिस जो होता है। ग्लूकोज होम्योस्टेटिस का मतलब समझते हो, मतलब जो भी एक बैलेंस बना के रखना, सीधी से आसान भाषा में तराजू है ये, जो भी मतलब बैलेंस बना के रखना। अगर ग्लूकोज बढ़ रही है तो उसको कम कर दो, कम हो रही है तो बढ़ा दो, बैलेंस बना के रखना। और ये उस केस में क्या है, बीटा सेल को जब सीक्रेट करता है तो इंसुलिन सीक्रेट होता है, निकलता है और ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ठीक, तो यहाँ पर तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा, क्योंकि अल्फा नहीं बीटा सेल होगा। तो यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट के सामने भी आप क्रॉस लगाओ, और ऐसे क्रॉस जो है 1 और 3 के सामने है, और पूछा गलत गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर्स देखिए यहाँ पे सारे दे रखे हैं, विद एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, काफ़ी मेहनत से काफ़ी सारा कुछ जो है इसमें दिमाग लगा के आप लोग के लिए बनाया जा रहा लगातार। ठीक है, तो इसको ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगर आप लोग को हमारा जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। हम लोग फोकस करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने के लिए, रोज़ स्टडी प्लान मिलता है, रोज़ डाउट डिस्कशन होता है, रोज़ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं दिए जाते हैं ले लो 250 और बस ख़त्म, उसका ना पूछना ना जांचना है, वैसे नहीं। हम 5 आपको देंगे, लेकिन 5 में ऐसी आपकी पकड़ बनाएंगे कि आपके अगले 500 क्वेश्चन में आपको फ़ायदा करे। ठीक है ना, वो चीज़ होनी चाहिए आपको जो है। जैसे वो जैपनीज़ प्रोवर्ब है ना, कि अगर किसी को भूखे को उसका पेट ना भर दो एक टाइम के लिए, बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो ताकि वो अपना पेट खुद भर सके, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे क्या कोचिंग वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं, कि कोचिंग में जो लोग बच्चे आए हैं उनके ऊपर भरोसा करके वो देने वाले हैं एग्ज़ाम। तो अगर ये बात आप समझ गए ना, तो फिर आप जो है जो मार्केट में जो धोखाधड़ी चल रही है उसको भी समझ जाओगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं जय हिंद, आप लोग से लेते हैं अलविदा, और जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।